नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं अमिताभ आनंद फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पे, जहां की हम लोगों का यह ध्येय है कि कैसे हम सभी मिलकर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे कठिन परीक्षा को पास करना, कैसे हम पास करें यह हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य की ओर हम धीरे-धीरे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने अपने चैनल पे एक प्लान किया है कि मैं इस चैनल पे आप लोगों को 3 वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। एक होगा पॉलिटी का, जो कि काफ़ी दिनों से आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा। तो कल से मेरा यह प्रयास रहेगा कि तीनों वीडियो आप लोगों को लगातार मिल जाए। फिर दूसरा वीडियो होगा जो कि द हिंदू का डिस्कशन हम करेंगे। द हिंदू से संबंधित मैंने 1-2 वीडियो डाला है, लेकिन आप लोग उतने ज़्यादा आप लोगों की तरफ से उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद नहीं किया जा रहा है। तो जब तक कमेंट में मुझे यह नहीं पता चलेगा कि आप लोगों की डिमांड क्या है, आप लोग कैसे चाहते हो कि मैं कैसे डिलीवर करूँ कॉन्सेप्ट को जो आप लोगों को लगे, जो आप लोग भी समझ पाओ। और एक जो तीसरा वीडियो होगा जो कि मैं अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोगों को 3 वीडियो मेरे इस चैनल पे डेली मिलेंगे। एक पॉलिटी का जो कि पूरा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ही होगा। दूसरा द हिंदू डिस्कशन जो कि हम बाई बाइलिंगुअल करने का प्रयास करेंगे। और तीसरा वीडियो होगा जो कि करंट अफेयर्स, ये भी पूर्ण रूप से जो भी कंटेंट होगा वह हिंदी माध्यम में ही हो, हिंदी मीडियम में ही होगा, क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो करंट अफेयर्स एक बहुत ही बड़ा समस्या अ, वर्षों से रहता आया है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों को करंट अफेयर्स को से मैं रूबरू करवाऊं। ये स्टेट पीसीएस वालों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आज के अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज से हम एक नए सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम लोग करंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो आज का न्यूज है उस पे मैं चर्चा करूंगा आज नवाचार चुनौती ऐप के बारे में। जैसे हाल फिलहाल न्यूज में आप लोगों ने देखा होगा नवाचार चुनौती ऐप, नवाचार चुनौती ऐप, जिसे कि इनोवेशन चैलेंज भी आप लोग बोल सकते हैं। इनोवेशन इनोवेशन चैलेंज। बच्चों राइटिंग को थोड़ा आप लोग माइंड मत कीजिएगा, मैं बोल रहा हूं तो आप यह सुन के भी लिख सकते हो कि यहाँ पे चर्चा हो रही है हमारी नवाचार चुनौती ऐप के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि यह किसके द्वारा आरंभ किया गया है। तो आरंभ किसके द्वारा किया गया है? यह आरंभ किया गया आरंभ किया गया किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी ये मैं यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 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 एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी, जिसको कि आप लोग सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी बोल सकते हैं। जो हमारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इन्होंने नवाचार चुनौती ऐप को आरंभ किया है। तो इसके लिए एक और फैक्ट आप याद रख सकते हो, यह अटल इनोवेशन मिशन का भी साझेदार है। यानी अटल इनोवेशन, नवाचार के संदर्भ में जो हम लोगों ने अटल इनोवेशन मिशन स्टार्ट किया था, उसका भी यह पार्ट है। यानी कि ये इसका भी पार्ट है। मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड कर ले रहा हूं, इसका भी पार्ट है। तो नवाचार चुनौती ऐप के बारे में हमने अभी तक दो फैक्ट पढ़ा। एक हमने यह देखा कि यह ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी बोलते हैं। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा नवाचार चुनौती ऐप को आरंभ किया गया। फिर हमने देखा कि यह जो चुनौती इनोवेशन चैलेंज ऐप है, यह अटल इनोवेशन मिशन का भी पार्ट है। जैसे जैसे यहाँ पे क्या नवाचार यानी नए 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 विचार सामने लाना, इस ऐप का यही मकसद है। जो इनोवेशन का जो कंसेप्ट है, इस इनोवेशन के कंसेप्ट को इंक्रीज करना, यही नवाचार चुनौती ऐप का लक्ष्य है। तो हम लोग के लिए यही दो फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में वन लाइनर के तौर पे कभी पूछा जा सकता है। ऐसे आप उदाहरण के तौर पे भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मेंस में आप इसका कैसे उपयोग करोगे, जो हमारे यूपीएससी के विद्यार्थी हैं वो इसका उपयोग मेंस में कैसे करेंगे। तो अगर आपको कहीं पे आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में अगर कुछ लिखना होगा, आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में अगर कुछ लिखना होगा, तो वहां पे आप उदाहरण के तौर पे इसका उपयोग कर सकते हो। फिर अगर आपको टेक्नोलॉजी के संदर्भ में कुछ लिखना होगा कि भारत की क्या उपलब्धियां हैं, तो उपलब्धियों को गिनाने के लिए आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। तो यानी कि साइंस टेक के संदर्भ में अगर कोई न्यूज आता है, तो सॉरी कोई क्वेश्चन आता है, तो उस पे आप इसका उपयोग कर सकते हो उदाहरण के तौर पे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए दूसरे न्यूज के बारे में देखते हैं। दूसरा हमारे पास जो न्यूज है वह है फिट इंडिया, फिट इंडिया, फिट इंडिया, फिट है तो हिट है इंडिया। एक मिनट बच्चों, फिट है तो हिट है इंडिया, यही न्यूज था। सॉरी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में भी प्रॉब्लम आप लोगों को आ रहा होगा बच्चों। तो फिट है तो हिट है इंडिया, हिट है इंडिया। बच्चों आप लोगों को यहाँ पे मैं हैंड रिटेन यानी हाँ लिखते, और मैं वीडियो में मैं जो भी न्यूज होगा उसे मैं डिजिटल पैड के माध्यम से लिख रहा हूँ। तो बेटा जो राइटिंग है, राइटिंग थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो मैं इसके लिए आप लोगों से माफी मांगता हूँ। बस मैं जो बोल रहा हूँ आप उसके अनुसार भी आप लिख सकते हो। मैं आप लोग बोलोगे तो मैं थोड़ा सा जो भी अपना स्पीड है उस स्पीड को मैं कम भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं फिट है तो हिट है इंडिया। यह एक कैंपेन है। तो यह किसके द्वारा आरंभ किया जा रहा है, तो हमारे जो एचआरडी मंत्रालय है, एचआरडी यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। फिर जो हमारा यूथ अफेयर मिनिस्ट्री है, यूथ अफेयर्स, यूथ अफेयर्स
एवं स्पोर्ट्स मंत्रालय, स्पोर्ट्स मंत्रालय, मंत्रालय। तो यहाँ यह फिट है तो हिट है इंडिया कैंपेन, एचआरडी मिनिस्ट्री, यूथ अफेयर्स एंड एवं स्पोर्ट्स मंत्रालय का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो फिर हम इसके अलावा यहाँ पे यह भी देखेंगे कि यह फिट है तो हिट है, फिट इंडिया कैंपेन का भी यह हिस्सा है। जैसे कि हम लोगों ने फिट है इंडिया कैंपेन जो स्टार्ट किया है उसका भी यह हिस्सा है, फिट है इंडिया कैंपेन का हिस्सा है, कैंपेन का हिस्सा है, हिस्सा है। तीसरा पॉइंट होगा हमारे लिए, तो देखिए तो इसका फिट है तो हिट है इंडिया कैंपेन जो हम जो प्रोग्राम जो इस फ्लैगशिप प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका लक्ष्य क्या है? तो लोगों की जो अभिवृत्ति है उस अभिवृत्ति को चेंज करना। जैसे लोगों को यह बताना कि आप अगर खुद को फिट रखोगे तो आपका विकास जो है वह एक अलग स्तर पर देखने को मिल सकता है। तो इसमें एक ही लाइन हमें याद रखना है, लोगों की अभिवृत्ति को चेंज करना स्वास्थ्य के संदर्भ में, लोगों की अभिवृत्ति को स्वास्थ्य के संदर्भ में, स्वास्थ्य के संदर्भ में बदलना, यानी कि लोगों को बताना कि फिट रहने से क्या क्या फायदा होंगे। तो यही है फिट है तो हिट है इंडिया कैंपेन का लक्ष्य। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा जो न्यूज है इसमें हम चर्चा करने वाले हैं, एलिमेंट्स की। तो आप लोग अगर आप लोग एक मिनट बच्चों, एक मिनट, चलिए थोड़ा सा ये डिजिटल पेन जो है, थोड़ा सा जो हमारा क्या बताएं, काफी ज्यादा परेशानी हो रही है इस डिजिटल पेन से, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है बच्चों। तो चलिए थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट देखते, एलिमेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी हाल ही में एलिमेंट्स जो चर्चा में था वह क्या था, यानी कि एलिमेंट्स। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हाल ही में हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी ने इस ऐप को लॉन्च किया है अभी हाल ही में। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह क्या है? एलिमेंट्स क्या है? एक मोबाइल ऐप है, एक मोबाइल ऐप बच्चों, सॉरी यह एक सोर्स, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। चलिए तो एक जो है यह एक सोशल मीडिया ऐप है, यह एक सोशल मीडिया ऐप है, सोशल मीडिया ऐप है। तो देखिए एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स एक सोशल मीडिया ऐप है। तो इसको किसने बनाया है? एक मिनट बच्चों, एक मिनट। तो इसको किसने मिलकर बनाया है? तो हमारे जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो आईटी जो प्रोफेशनल हैं, आईटी के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने मिलकर बनाया है, बनाया है। इसका थोड़ा, एक मिनट बच्चों, एक मिनट,
आईटी प्रोफेशनल ने मिलकर बनाया। एलिमेंट्स क्या है, तो एलिमेंट्स के बारे में हमने यह देखा कि हमारे जो उपराष्ट्रपति है, इन्होंने एक सोशल मीडिया ऐप को लॉन्च किया है, जो भारत का ये क्या है, यह एक फेसबुक है, भारत खुद का एक फेसबुक है, जैसे हमारा फेसबुक है, यह फेसबुक के तर्ज पर, यानी कि फेसबुक फेसबुक के तर्ज पर, यानी ये भारत का अपना फेसबुक है, भारत का अपना यह फेसबुक है। तो चलिए, एलिमेंट्स के बारे में बस इतना ही था कि एलिमेंट्स, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में अखबारों में चर्चा में रहा एलिमेंट्स क्या है, तो आप वहां पे यह बता सकते हो एलिमेंट्स एक सोशल मीडिया ऐप है, जिसे भारत के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं इन्होंने बनाया है। बस हमें एलिमेंट्स आते ही बस ध्यान में यही रखना है, यह सोशल मीडिया ऐप है जो फेसबुक है, इसी इसी के तर्ज पे एक भारत का अपना फेसबुक, बस भारत का एक अपना फेसबुक है एलिमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, फिर हम देखते हैं पल्स के बारे में। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था पल्स, आप लोगों ने सुना होगा पल्स के बारे में, आप लोगों ने पल्स के बारे में सुना होगा। तो क्या आप लोगों ने इस न्यूज पे ध्यान दिया था कि ये पल्स क्या है? पल्स क्या है? अभी नासा के द्वारा इसका, अभी नासा ने इसे, नासा नासा ने नासा ने बनाया, नासा के जो साइंटिस्ट है उन्होंने बनाया है, नासा ने बनाया है। तो पल्स है क्या? पल्स क्या है? एक पेंडेंट है, जैसे कि लॉकेट आप समझ सकते हो, एक पेंडेंट, एक क्या है, यह पेंडेंट है, पेंडेंट, जैसे कि आप लॉकेट के तौर पे भी इसे समझ सकते हो, लॉकेट एक पेंडेंट है, पेंडेंट है। तो इससे क्या फायदा होगा? जैसे कि वर्तमान में हमारे जितने भी जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं वह क्या बोल रहे हैं कि अगर आप, जैसे कोरोना जो वायरस है, कोरोना वायरस का फैलाव कैसे होता है, तो जो आपका जो ऊपर का हिस्सा है, जैसे आंख कान नाक, इसी के माध्यम से कोरोना जो वायरस है यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो यह पेंडेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यह, इसको आप लिख सकते हो, जैसे इंग्लिश में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर स्टॉपिंग स्टॉपिंग टचिंग ऑफ फेस, टचिंग सॉरी टचिंग ऑफ फेस, टचिंग ऑफ फेस, यानी कि अगर जैसे ही आप अपना हाथ जो है वह अपने अपने मुंह के पास लाते हो, तो यह लॉकेट आपको जो है एक तरह का बीप बीप के माध्यम से आपको सूचित कर देगा, यानी आपको अलर्ट कर देगा, जिसका लाभ होगा कि आप अपने चेहरे को स्पर्श नहीं करोगे। जैसे अगर बाहर से आप कहीं आ रहे हो, बाहर कहीं घूमने जा रहे हो, तो हम लोगों की एक हम लोगों का हैबिट है कि जो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से हमारा जो हाथ है वो कहीं ना कहीं चेहरे के संपर्क में आ ही जाता है। तो यह पल्स जो है, पल्स जिसका कि आविष्कार नासा ने किया है, नासा ने इसको बनाया है, तो यह एक पेंडेंट है, यानी कि लॉकेट है। और इस लॉकेट का कार्य क्या है कि जैसे ही आप जो अपना हाथ है उसे जैसे ही आप चेहरे के आसपास लाओगे, तो यह पेंडेंट आपको एक बीप के माध्यम से अलर्ट कर देगा और आप सचेत हो जाओगे। तो यह कहीं ना कहीं एक तरह का अ, हो सकता है, एक तरह का नई शुरुआत आप इसे बोल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इट लॉस के बारे में। इट लॉस भी काफी चर्चा में रहा था, ITLOS। इट लॉस क्या है? इट लॉस क्या है, तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। तो देख लेते हैं, इंटरनेशनल 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 ट्रिब्यूनल
ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल क्या है? तो इसे 1996 में बनाया गया, यानी कि 1996 में बनाया गया, 1996 में बना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय क्या है? मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है इसका जर्मनी के हैम्बर्ग, जर्मनी के हैम्बर्ग, हैम्बर्ग में इसका मुख्यालय है। तो अगर थोड़ा सा इसकी कार्यप्रणाली के बारे में भी यह कार्यप्रणाली के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसका कार्य क्या है? यह एक विवाद निस्तारण तंत्र है, यानी समुद्री जो कानून संधि है, समुद्री कानून संधि के माध्यम से विवाद को निपटाने वाला एक तंत्र है। तो यहाँ इटलॉस क्या है? इटलॉस एक तरह की संस्था है। आप समझ सकते, इटलॉस का मतलब है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। जैसे ट्रिब्यूनल, हम यहाँ पे जो पर्यावरण, हमारे यहाँ क्या है, पर्यावरण से संबंधित जितने मुद्दे होते हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक ट्रिब्यूनल भी बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो इसी की तरह, इसी के तर्ज पे जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है, जैसे संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र का जो समुद्री कानून है, उसी कानून का अनुपालन करवाने वाली यह एक संस्था है। यानी इटलॉस क्या है? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। इसका कार्य है कि समुद्री कानून संधि के माध्यम से जो विवाद है, उन विवादों को निपटाया जाए। तो यह क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र की यह एक न्यायिक संस्था है। इसको यहां भी देख लेते हैं, यूएन की एक न्यायिक संस्था है, यूएन की एक न्यायिक संस्था है, यानी कि यूएन का एक पार्ट है यह। चलिए आगे बढ़ते हुए, तो ये अभी चर्चा में क्यों रहा? तो अभी हाल ही में जो नीरू चड्डा को, मैं बेटा अगर आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा तो मैं क्या इसे इरेज कर सकता हूं? एक मिनट, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं तो शायद, चलिए इसी को मैं इरेज कर देता हूं। यहाँ तो आप लोगों ने इसे देख ही लिया होगा। तो देखिए अब ये चर्चा में क्यों रहा, तो थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों रहा। तो हाल ही में नीरू चड्डा को, हाल ही में नीरू चड्डा, आप इस नाम को याद रखिएगा। जो स्टेट पीसीएस के तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी होंगे, उनके लिए यह नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, नीरू चड्डा। नीरू चड्डा को इसका न्यायाधीश बनाया गया, नीरू चड्डा न्यायाधीश बनी, हाल ही में न्यायाधीश बनी। तो यह कितने सालों के लिए चुनी गई है? यह 9 साल के लिए चुनी गई है। यानी नीरू चड्डा जो है 9 साल के लिए चुनी गई है, 9 साल के लिए चुनी गई। तो इटलॉस के बारे में हमने देख लिया कि इटलॉस का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। यूएन की एक न्यायिक संस्था है। इसका गठन 1996 में हुआ। मुख्यालय इसका जर्मनी के हैम्बर्ग में है। हाल ही में नीरू चड्डा को न्यायाधीश बनाया गया, जो कि 9 साल के लिए
अपने पद पर रहेगी। फिर हमने देखा कि इसका कार्य क्या है कि तो जो संयुक्त राष्ट्र जो संधि कानून है उस कानून के तहत जो है विवाद को निपटाना, अगर जो समुद्री विवाद होता है तो उस विवाद को कहीं ना कहीं यह निपटाने का कार्य करेगा। चलिए, अब एक और न्यूज था जो कि आप कभी अगर मनरेगा मनरेगा की सफलता से संबंधित अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हो। तो जून 2020 में मनरेगा के अंतर्गत मनरेगा के अंतर्गत मनरेगा के अंतर्गत कार्य की मांग में कार्य की मांग में 21% का इजाफा हुआ। तो यह कहीं ना कहीं एक सफलता हो सकता है मनरेगा का, क्योंकि कारण क्या है कि जून 2020 में मनरेगा के अंतर्गत जो कार्यों की मांग है यह इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी, क्योंकि हमने देखा कि जो कोरोना काल है यह जो कोरोना काल से के दौर से हम लोग जो गुजर रहे हैं, आप लोग ध्यान दिया मैंने यहाँ पे कोरोना काल का जिक्र कैसे क्यों किया, क्योंकि आप लोग देखिएगा कि जैसे ही कोरोना के बाद हमारा जब भी अर्थव्यवस्था जब नॉर्मल होगा तो पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था चेंज होने वाला है। जैसे कि प्रथम विश्व के बाद जो वैश्विक आर्थिक प्रणाली थी इसमें कैसे बदलाव हुआ, द्वितीय विश्व के बाद कैसे बदलाव हुआ, उसके बाद तो कोरोना उसी के तरफ एक पीरियड बनकर उभर चुका है कि कोरोना के बाद का जो अंतरराष्ट्रीय जो माहौल है यह माहौल कैसा होगा। तो आप एक टाइम कोरोना काल के तौर पे आप देखिएगा तो कोरोना के समय हमने क्या देखा कि सब लॉकडाउन भरा पड़ा है, तो जो भी कल कारखाने हैं वो सब बंद पड़ गए हैं, लोगों की आजीविका के स्रोत कहीं ना कहीं मंदी के दौर से गुजर रहा है। तो जो प्रवासी है यह अपने गांव को लौट रहे हैं। तो और हम जानते हैं मनरेगा कहाँ गांव में रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो मनरेगा के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार को कुछ मनरेगा के माध्यम से कुछ ना कुछ सहाय मदद तो मिली है। मनरेगा ही है जो कि सरकार को उतना ज्यादा क्या कहते हैं आप उसे जैसे सरकार को ज्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि मनरेगा के माध्यम से लोगों को कहीं ना कहीं आजीविका उपलब्ध हो पाई। तो वही एक कारण इसके पीछे वही होगा कि महामारी के समय जो है आर्थिक तनाव की स्थिति थी जब से तो हम थोड़ा सा मनरेगा के बारे में देख ले, मनरेगा का गठन कब हुआ था यह थोड़ा देख लेते हैं। मनरेगा का गठन कब हुआ था 2006 में। मनरेगा कब आया था 2006 में। 2006 में जब से मनरेगा आया है तब से यह पहला मौका है, आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मनरेगा जब 2006 में हमने मनरेगा को लॉन्च किया, जब से मनरेगा लॉन्च हुआ है तब से यह पहला मौका है कि मनरेगा के तहत आवंटन जो है वह 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। यानी कि जो जब से गठन हुआ है तब पहली बार मनरेगा के तहत जो आवंटन है, मनरेगा के तहत आवंटन 1 लाख करोड़ को पार कर गया। 1 लाख करोड़ को पार कर गया, यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि मनरेगा के तहत जो आवंटन है यह आवंटन 1 लाख करोड़ को पार कर चुका है। तो फिर अप्रैल 2020 में जो है 12.8 मिलियन लोगों ने मनरेगा के तहत कार्य की मांग की थी। तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, हम लोगों के लिए को बस इतना ही याद रखना है कि मनरेगा गठन हुआ था 2006 में। तो यूपीएससी वाले आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर मनरेगा की उपलब्धियों के बारे में आपसे अगर कुछ पूछा जाए
तो आप वहाँ पे एज अ एग्जाम्पल इसका जिक्र कर सकते हो कि जैसे कोरोना के टाइम पीरियड में मनरेगा के अंतर्गत कार्य की मांग में जो काफी बढ़ोतरी देखने को मिली, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक यह है कि प्रवासी मजदूर जो थे वह शहरों से गांवों की तरफ पलायन करने लगे, तो उन गांव में उनकी आजीविका के लिए कुछ ना कुछ साधन उनको चाहिए, क्योंकि अगर वो मजदूर कमाएंगे नहीं तो उनका उनके परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं गांव में मनरेगा के माध्यम से लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रमिक जो है वह अपने आजीविका का कहीं ना कहीं आजीविका की पूर्ति कर पाए। तो चलिए अब थोड़ा सा भी अब आगे जो हमारा नेक्स्ट जो न्यूज है वह आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल देखा होगा, असम किल बैक। यह काफी न्यूज में था, असम किल बैक। आप लोगों ने देखा होगा कि असम किल बैक यह काफी न्यूज में था। तो असम किल बैक क्या है? तो असम किल बैक के बारे में हम देखेंगे, यह सांप की एक प्रजाति है। असम किलबैक जो है वह सांप, सॉरी सॉरी बच्चों, मैं इसे काट देता हूँ। यह सांप की एक प्रजाति है, सांप की एक प्रजाति है, प्रजाति है। असम किलबैक क्या है? सांप की एक प्रजाति है। तो इसकी खोज कहाँ हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है, 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 खोजा गया। असम किलबैक सांप की एक प्रजाति है जिसे अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। तो यह कहाँ निवास करती है? तो थोड़ा हम यह देख लेते हैं। यह जो असम किलबैक है यह पूर्वोत्तर भारत में स्थानिक रूप से निवास करती है, स्थानिक रूप से निवास करती है, पूर्वोत्तर भारत में स्थानिक रूप से निवास करती है। पहले तो इसके बाद एक और जो फैक्ट हम लोगों को पता चला, पहली बार कहाँ देखा गया था? तो पहली बार जो है 1891 में, शायद पहली बार इसे 1891 में एक ब्रिटिश टी प्लांटर था, ब्रिटिश टी प्लांटर जिसका नाम था सैमुअल एडवर्ड पील, जिसका नाम था सैमुअल एडवर्ड पील। सैमुअल एडवर्ड पील द्वारा ऊपरी असम में देखा गया था, ऊपरी असम में देखा गया। तो असम किलबैक क्या है? असम किलबैक सांप की एक प्रजाति है, इसे हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। तो पूर्वोत्तर भारत में यह स्थानिक रूप से निवास करती है। तो आप इस सब फैक्ट को याद रखिए। हो सकता है कि अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सके कि हाल ही में न्यूज में रहा असम किलबैक क्या है। असम किलबैक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर भी विचार कीजिए। तो आप सांप की एक ऑप्शन दे सकता है कि सांप की एक प्रजाति है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया तो अरुणाचल प्रदेश की जगह वह जो है कुछ और आंध्र प्रदेश दे सकता है, या ज्यादातर पूर्वोत्तर भारत में स्थानिक रूप से निवास करता है तो वहां पे ऑप्शन के तौर पे पश्चिमोत्तर भारत भी दे सकता है, मध्य भारत भी दे सकता है। तो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट फैक्ट है उस फैक्ट के को भी सोचिए। फैक्ट नहीं है, अगर आप पर डे इसे एक बार सरसरी निगाहों से भी देखते जाइएगा तो ये आपके माइंड में एक तरह से स्टेबल हो जाएगा कि असम किलबैक के बारे में कुछ भी पूछे, इससे हटके तो यूपीएससी नहीं पूछेगी।
ज्यादा डीपली नहीं, बस यूपीएससी जो भी फैक्ट है इस फैक्ट में थोड़ा इधर उधर करके आपको थोड़ा सा बरगलाने की कोशिश कर सकती है, तो थोड़ा सा वहां पे हमने थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। चलिए, अभी फिर अभी हाल ही में देखा गया है कि देश में पहला पहला एफडी सेंटर पहला एफडी सेंटर उत्तराखंड के पंतनगर विश्वविद्यालय में, शायद 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा कंफर्म होता है, उत्तराखंड या यूपी था, नहीं बच्चों उत्तराखंड ही है यार। उत्तराखंड के पंतनगर विश्वविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय में पहला एफडी सेंटर खोला जा पहला 1 मिनट, ये क्या हो रहा है भाई, पंतनगर विश्वविद्यालय, पहला एफडी सेंटर जो है उत्तराखंड के पंतनगर विश्वविद्यालय में खोला जा रहा है। तो एफडी सेंटर क्या होता है यार, यानी कि 1 मिनट में थोड़ा, ये पेन भी मेरे साथ आज कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहा है भाई। चलिए, तो थोड़ा सा देख लेते हैं एफडी सेंटर क्या है। एफडी सेंटर का मतलब है फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर, शायद, हाँ, फैकल्टी फैकल्टी डेवलपमेंट फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर सेंटर मतलब वही है कि ऑनलाइन शिक्षा पद, इनका लक्ष्य क्या है। पहला एफडी सेंटर फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर उत्तराखंड के पंतनगर विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड के पंतनगर विश्वविद्यालय। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा पंतनगर विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आप वहां पे उत्तराखंड लिख सकते हो। तो एफडी सेंटर क्या है, यह फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर है। तो यह पहला फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर है। तो जहां पे पहला या अंतिम वाला जो कंसेप्ट होगा, इस पे यूपीएससी का काफी ध्यान रहता है। तो यह यहाँ पे पहला वाला जो कंसेप्ट होगा, इन सब पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर पॉलिटी भी आप पढ़ते हैं तो जहाँ पे पहला, अंतिम, केवल, नहीं है, ऐसा अगर टर्म आता है तो उस पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि वहीं से यूपीएससी क्वेश्चन उठाएगी। तो चलिए, फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर का लक्ष्य क्या होगा, जो लक्ष्य क्या होगा इसका, लक्ष्य क्या होगा, तो लक्ष्य होगा कि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में, ऑनलाइन ऑनलाइन शिक्षा ऑनलाइन शिक्षा 1 मिनट बच्चों, इसे मैं अलग कर देता हूं। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में, ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में कृषि वैज्ञानिकों को कृषि वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण दिया जाए। जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है उनको ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में प्रशिक्षण दिया जाए, यही लक्ष्य है। यानी जो फैकल्टी हमें याद रखना है कि पहला फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर उत्तराखंड के पंतनगर विश्वविद्यालय में खोला गया है। इसका लक्ष्य है कि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में कृषि वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण दिया जाए। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट जो हमारा जो न्यूज है उसके बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वह है ऑल इंडिया रेडियो के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो के बारे में हमारे पास क्या न्यूज है, यानी ऑल इंडिया रेडियो के बारे में हमारे पास क्या न्यूज है। तो अभी जो ऑल इंडिया जो समाचार पैनल है,
ऑल इंडिया रेडियो समाचार, ऑल इंडिया समाचार रेडियो समाचार पैनल। यहाँ पे रेडियो एफएम के बारे में, यहाँ पे एफएम संचार पैनल। तो इन्होंने क्या किया है, अभी पहली बार जो है ये अपने जो कार्यक्रम है, अपने ये लोग जो अपने समाचार कार्यक्रम है वो संस्कृत भाषा में प्रसारित करेंगे। समाचार कार्यक्रम संस्कृत भाषा में प्रसारित करेंगे। प्रसारित से ऐसे ही शायद प्रसारित करेंगे, जिसका नाम क्या है, संस्कृत साप्ताहिक, सॉरी इसका नाम होगा संस्कृत साप्ताहिकी। तो हमें बस इतना ही यहाँ पे याद रखना है कि संस्कृत साप्ताहिकी जो कार्यक्रम है वह एफएम रेडियो जो है उनके द्वारा आरंभ किया गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है जो भी समाचार कार्यक्रम है वो संस्कृत भाषा में प्रसारित किए जाएंगे। तो कभी कभी अगर संस्कृति से संबंधित अगर कुछ लिखने को आए तो वहां पे आप एज एग्जाम्पल जिक्र कर सकते हो कि हमारा जो रेडियो चैनल है वह भी कहीं ना कहीं संस्कृति को एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानता है और उसके हिसाब से उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक पहल किया है कि संस्कृत साप्ताहिकी के नाम से उन्होंने एक कार्यक्रम प्रसारित किया है, जिसके तहत जो समाचार होंगे वह संस्कृत भाषा में प्रसारित किए जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑल इंडिया रेडियो के बारे में। जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑल इंडिया रेडियो, जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो है, ऑल इंडिया जो रेडियो है, जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 1956 से यह आकाशवाणी के रूप से शायद 1956, आप इस फैक्ट को चेक कर लीजिएगा बच्चों कि 1956 या 55, सॉरी 56 या 26, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे करेक्ट कर दूंगा अगर मैं यहाँ पे गलत होऊंगा तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1956 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है, यहाँ से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है आकाशवाणी के रूप में यह जाना जाता है। इसकी स्थापना 1927 में, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना 1927 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में मुख्यालय है, नई दिल्ली में मुख्यालय इसका कहाँ है, नई दिल्ली में। तो यह जो है 23 भाषाओं में प्रसारण करता है, 23 भाषाओं में प्रसारण, और इसके अलावा यह जो है, विश्व का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है, यह विश्व का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। तो ऑल इंडिया रेडियो के बारे में हमने देखा
कि ऑल इंडिया रेडियो द्वारा संस्कृत साप्ताहिकी नाम का एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जिसके तहत जो है संस्कृत भाषा में जो न्यूज का प्रसारण किया जाएगा। फिर हमने थोड़ा ऑल इंडिया रेडियो के बारे में देख लिया कि 1906 इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और 1956 से यह आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। फिर हमने यह भी देखा कि जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो है वह विश्व में सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है, यह 23 भाषाओं में प्रसारण करता है। तो यह फैक्चुअल है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हुए, यह हमारा आज का जो है वह लास्ट न्यूज होगा, यह हमारा आज का लास्ट न्यूज होगा, जिसमें कि हम ग्लोबा अंडर सोनी के बारे में देखेंगे। ग्लोबा अंडर सोनी, अजीब नाम है भाई, ग्लोबा अंडर सोनी। ये ग्लोबा अंडर सोनी क्या है, इंग्लिश में भी इसे हम लिख लेते हैं, ग्लोबा अंडर सोनी, अंडर सोनी, ग्लोबा अंडर सोनी। तो यह क्या है, ग्लोब, सबसे पहले तो हमारे मन में यही सवाल उठता है कि भाई ये है क्या, यह क्या है, यह एक लुप्त प्राय पौधे की प्रजाति है। यह क्या है, लुप्त प्राय यानी क्रिटिकल इंडेंजर, लुप्त प्राय पौधों की प्रजाति है। यह क्या है, पौधों की प्रजाति है, प्रजाति है। इस कहाँ खोजा गया, तो यह सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम हिमालय में खोजा गया, सिक्किम हिमालय में खोजा गया, खोजा गया। तो इस यहाँ पे हमें याद रखना है कि इसे जो है वह डांसिंग लेडीज या सनफ्लावर भी कहा, स्वयं स्वयं फ्लावर भी कहा जाता है इसे, डांसिंग लेडीज, यानी कि इस पौधे को डांसिंग लेडीज, डांसिंग लेडीज या स्वयं स्वयं फ्लावर, फ्लावर भी कहा जाता है, कहा जाता है। यह कहाँ तक सीमित है, तो यह तीस्ता नदी घाटी तक सीमित है, इसे भी हमें याद रखना है, तीस्ता, तीस्ता नदी घाटी तक सीमित है, सीमित है। अब चलिए एक और जो न्यूज है वह अभी मैं इसे का डिस्कशन करते करते मेरे ध्यान में आया, मैं उसे भी डिस्कस कर ही देता हूं। तो ग्लोबा अंडर सोनी के बारे में हमने देखा कि ग्लोबा अंडर सोनी क्या है, यह एक लुप्त प्राय पौधों की प्रजाति है, जिसे कहाँ खोजा गया, सिक्किम हिमालय में खोजा गया। ग्लोबा अंडर सोनी को डांसिंग लेडी या स्वैन फ्लावर भी कहा जाता है, यह तीस्ता नदी घाटी तक सीमित है। तो चलिए नेक्स्ट जो अभी डिस्कशन करते करते मेरे मेरे दिमाग में एक और न्यूज अभी एकाएक डिस्कशन करते करते मेरे दिमाग में आ गया, तो उसको भी मैं कर ही लेता हूँ। तो न्यूज है एमबी एशियाटिक मून, एमवी एशियाटिक, एशियाटिक मून, एमबी एशियाटिक मून, जैसे कि इसको आप हिंदी में लिखोगे एम वी एशियाटिक चंद्रमा, एशियाई चंद्रमा। चलिए कैसे भी करके हमें याद रखना है एमबी एशियाटिक मून क्या होता है। तो यह क्या है, यह एक शिपिंग सेवा है, जैसे कि यह एक क्या है, शिपिंग सेवा है। एशियाटिक मून क्या है, शिपिंग सेवा है, सेवा है, जो कोलकाता पोर्ट से, जो कोलकाता
पोर्ट से चैटोग्राम कोलकाता पोर्ट से चैटोग्राम यानी कि चटगांव, जो कि बांग्लादेश में है, चटगांव के बीच आरंभ किया गया है। आरंभ किया गया है। तो यह क्या है, भारत, इससे क्या लाभ होगा? लाभ होगा कि भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार में सुलभता आएगी। भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार में सुलभता आएगी। तो क्या है, यह एमबी एशियाटिक मून जो है वो सबसे बड़ा जो है वेसल है। वेसल का मतलब जो है या माल ढोने, यानी जो भी कंटेनर होते हैं, जैसे जहाज के माध्यम से जो कंटेनर को एक जगह से दूसरे जगह जो ले जाया जाता है, तो उसी के तौर पे आप समझ सकते हो यह सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा जो है वेसल है इसके पास, यानी माल ढोने वाला कंटेनर। तो एमबी एशियाटिक मून के बारे में हमने देखा। अगर कभी आपसे पूछा जाए, अगर भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है, तो वहां पे भी आप एज एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हो एमबी एशियाटिक मून के बारे में। तो चलिए, आज जो हमारा जो भी डिस्कशन हुआ उसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, तो थोड़ा सा मैं, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। चलिए, करंट अफेयर्स में हम लोगों ने क्या देखा? पहला जो न्यूज है उसमें हम लोगों ने नवाचार इनोवेशन चैलेंज ऐप के बारे में देखा कि अटल इनोवेशन मिशन का पार्ट है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। फिर हमने फिट है तो हिट है इंडिया कैंपेन के बारे में देखा। इसमें हमने देखा कि एचआरडी मिनिस्ट्री, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय, ये तीनों का एक संयुक्त पहल है। यह फिट इंडिया कैंपेन का भी हिस्सा है। तो इसके तहत जो है जो भी लोगों की जो अभिवृत्ति है उसमें विकास किया जाए। एलिमेंट्स के बारे में हम देखा कि अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा एक फेसबुक ऐप को लॉन्च किया। फेसबुक आप याद रखिएगा, एलिमेंट्स भारत का अपना फेसबुक है। बस इतना ही हमें याद रखना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं पल्स के बारे में। तो पल्स एक लॉकेट है जो हमें चेहरों को, अगर हम हाथ से अपने चेहरे को टच करते हैं तो यह कहीं ना कहीं हमें एक बीप के माध्यम से अलर्ट करता है। तो इटलॉस के बारे में देखा, यह एक संस्था है जो समुद्री कानून से संबंधित मामलों को देखता है। तो अभी चर्चा में क्यों था, क्योंकि हाल ही में अभी नीरू चड्डा को इसका न्यायाधीश बनाया गया है। यह 9 साल के लिए चुनी गई है। फिर हमने देखा कि जून 2020 में मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य की मांग में 21% का इजाफा हुआ है। फिर हमने देखा मनरेगा के बारे में कि 2006 में इसका गठन हुआ था। पहली बार मनरेगा के तहत जो आवंटन है वह 1 लाख को पार कर गया है जब से इसका गठन हुआ है। असम किलबैक के बारे में हम देखा कि असम की प्रजाति है। फिर आगे जो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया, पूर्वोत्तर भारत में, तो आप देख लीजिएगा इसे। तो पहला एफडी सेंटर के बारे में हमने देखा कि उत्तराखंड के पंतनगर विश्वविद्यालय में खोला गया है। तो इसका लक्ष्य क्या है? ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देना। फिर हमने ऑल इंडिया रेडियो के बारे में देखा कि इन्होंने संस्कृत साप्ताहिकी नाम से कार्यक्रम का प्रसारण किया है, जिसके तहत जो है संस्कृत भाषा में न्यूज का प्रसारण किया जाएगा। और फिर ऑल इंडिया रेडियो के बारे में देखा कि 1927 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में मुख्यालय है। 1956 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। 23 भाषाओं में ये प्रसारण करता है और विश्व का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। फिर हमने ग्लोबा अंडरसोनी के बारे में देखा कि ग्लोबा अंडरसोनी क्या है, तो लुप्त प्राय पौधों की प्रजाति है और इसे सिक्किम हिमालय में खोजा गया। इसको डांसिंग लेडी व स्वैन फ्लावर भी कहा जाता है। तीस्ता नदी तक यह सीमित है। फिर एमबी एशियाटिक मून के बारे में हमने देखा कि यह शिपिंग सेवा है जो कोलकाता पोर्ट से चैटोग्राम के बीच आरंभ किया गया है। इससे लाभ क्या होगा? भारत बांग्लादेश के बीच व्यापार में सुलभता आएगी। तो आज का जो हमारा जो डिस्कशन है वह यहीं तक। तो यह पहल आप लोगों को कैसा लगा
यह मुझे बताइएगा। और प्लीज गाइज गाइज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा यह प्रयास है कि मैं गांव के उन लोगों तक पहुंचना चाहता हूं जो कि खेतों में बैठ कर भी इस वीडियो को देख सके। तो प्लीज मेरा हाँ आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। और उन समाज के जो पिछड़े वर्ग है, जो कि संसाधन की कमी के कारण कहीं ना कहीं मुख्य धारा में नहीं आ पाते हैं, तो मेरा यह प्रयास है गांव के उन सब लोगों तक पहुंचना जो कि संसाधनों की कमी के कारण उनके पास वास्तव में कौशल तो होता है और उसके उन लोगों के पास टैलेंट भी है, लेकिन उस टैलेंट को निखारने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए वह प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं उन लोगों को नहीं मिल पाता है। तो वह जो है बड़े बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, जिसके पीछे उनका जो पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वह कहीं ना कहीं जिम्मेवार हो सकता है कि संसाधनों की कमी के कारण वो नहीं कर पाते। तो बच्चों मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे शेयर करो और उन सब लोगों तक पहुंचाओ ताकि वो घर में, गांव में कहीं भी बैठकर इसे देख सके और जो उनका जो एक अधिकार है उस अधिकार का प्रयोग करते हुए मुख्य धारा में खुद को स्थापित करें। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है उसे हम लोग अब समाप्त करते हैं। मैं कल से कोशिश करूंगा कि पॉलिटी का भी जो लेक्चर है वह आप लोगों को नियमित समय पर मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ऊर्जा और नए जोश के साथ। तो चलिए, धन्यवाद।